ओके सो आई गेस अब बाकी पता नहीं बच्चे बहुत स्लो ज्वाइन करते हैं, कहाँ है गायब है। आप लोगों को आवाज आ रही है शिकायत कपिल? क्लियर? यस सर। ठीक है। देखिए हमने बात अभी कोरोजन की और इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन हमने देख लिया बेसिकली। और रस्टिंग कुछ नहीं था, रस्टिंग आपको पता ही है। तो रस्टिंग से दो क्वेश्चन ही पूछेंगे, एक तो रस्टिंग होता क्या है आपको पता ही है, फिर इसका प्रिवेंशन कैसे होता है कि इसको बचाएंगे कैसे। तो जंग लगने से बचाने के लिए आपको पता है आप क्या करते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है, पेंटिंग कर सकते हैं उस पर, ठीक है, यही सब करा जाता है, ठीक है। बट एक कॉमन प्रोसेस बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज जो हमें पता है वो है गैल्वेनाइजेशन, है ना। गैल्वेनाइजेशन पता है आप लोगों को क्या होता है? तो नहीं पता है, हाँ, तो सर, नहीं गैल्वेनाइजेशन पता। मैं बताता हूँ। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली हम कोटिंग करते हैं। कोटिंग का मतलब कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग कर देते हैं ऑन आयरन, आयरन के ऊपर। आयरन के ऊपर जब आप जिंक की कोटिंग चढ़ा देंगे तो वो गैल्वेनाइज्ड हो गई, यानी कि वो लेयर बच गई, प्रोटेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम गैल्वेनाइजेशन कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, हम एक होता है यूज ऑफ मैग्नीशियम टू प्रोटेक्ट द पाइपलाइंस। जो हमारी पाइपलाइंस वगैरह होती है ना, आयरन की बहुत बड़ी बड़ी जो पाइपलाइंस होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि पाइपलाइंस वगैरह में क्या होता है, बहुत लंबी जब पाइपलाइन हम बिछाते हैं पानी वानी की, तो वहां पे मैग्नीशियम का यूज किया जाता है आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो पाइपलाइन को वैसे तो पेंट वेंट करके और सब कुछ करके आप बेचते हो, पर पाइपलाइन को अगर गैल्वेनाइज करो, पूरी पाइपलाइन पे जिंक की कोटिंग करो तो महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ता है। तो उसमें गैल्वेनाइजेशन नहीं होता, उसमें पेंट वेंट कर दिया, पर पाइपलाइन के क्या करते हैं हम, कुछ पॉइंट्स पे मैग्नीशियम लगा दिया जाता है ना, कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं वो चेक करके वहां पे मैग्नीशियम लगा दिया जाता है, कोटिंग कर देते हैं उसकी। तो क्या होता है, कभी अगर कोई पाइपलाइन की कोई एरिया एक्सपोज हो जाता है एयर के कांटेक्ट में, तो या वाटर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर में, तो मैग्नीशियम जो है वो पहले रिएक्ट करेगा कंपेयर उसके मुकाबले, क्योंकि मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो आयरन के केस में ज्यादा है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट ज्यादा करेगा, पहले करेगा, आयरन बच जाएगा। कई बार पाइपलाइंस वगैरह को बचाने के लिए मैग्नीशियम यूज होता है। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग है। देखो गैल्वेनाइजेशन को आप इस तरीके से समझिए, आपने एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा होगा सब लोगों ने। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन तोड़ते हैं हम, बिजली बनती है ना। आपने ये सब ने पढ़ा होगा कि NaCl होता है जैसे हमारा, है ना, नमक का पानी है, नमक के पानी में करंट आता है आपको पता है। तो उसमें आप दो इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए ऐसे मेटल के, ठीक है, और इन मेटल्स के ऊपर आप ऐसे यहाँ पे एक बैटरी लगाइए और यहाँ बल्ब लगाइए और फिर आप ऐसे इसको कनेक्ट कीजिए। तो जब आप इसमें करंट फ्लो कराएं, जब इसमें आप सप्लाई देंगे तो क्या होगा, NaCl, Na आयन पॉजिटिव, Cl नेगेटिव आयन ये टूटेंगे और हमारा करंट जो है फ्लो कर जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमारा बेसिकली सेल में ये काम होता है इस तरीके से। यही प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन में कुछ इस तरह यूज होता है कि गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक टैंक ले लेते हैं ऐसे और एक दूसरा टैंक ले लिया ऐसे। ये हालांकि एक टैंक में भी हो सकता है पर दो टैंक में ज्यादा अच्छे से होता है। यहाँ एक ब्रिज लगा दिया, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ आपने क्या करा, एक एलिमेंट, एक मेटल का एलिमेंट लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये दूसरा लगा दिया, ठीक है। इसमें आप, और इसके अंदर आपने क्या किया, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक, इसके अंदर आपने सप्लाई दे दी और ये पूरा ऐसे बैटरी वैटरी बल्ब बल्ब लगा के पूरा सर्किट बना दिए। तो जैसे आप इसमें सप्लाई देंगे तो मानिए ये आयरन है, ये आपका वो है जिंक है, और ये आपका आयरन है, फेरस है। तो इसमें क्या होगा कि जब आपने इसको सप्लाई दी तो ये देखिए पहले बहुत मोटा होगा ऐसे,
धीरे धीरे इसके Zn आयन टूटने लगेंगे और इस सॉल्ट ब्रिज से होके 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 यहाँ आ जाएंगे, इस वाले में आ जाएंगे और इसके ऊपर जम जाएंगे, ऐसे इस आयरन पे जमने लगेंगे। तो इस आयरन के ऊपर जिंक की पूरी ऐसी कोटिंग चढ़ जाएगी, तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसमें गैल्वेनाइजेशन ये प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग, परत या बर्फ चढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, सोने का पानी चढ़ा देते हैं कहीं, चांदी का पानी चढ़ा देंगे, तो ये वो गैल्वेनाइजेशन वही पानी चढ़ा देने वाला कंसेप्ट है ना, पानी चढ़ाना। तो पानी का मतलब आप मोटर लगा के वाटर में चढ़ा देते, पानी नहीं चढ़ना, मतलब वो है कि जैसे आप कहते हैं ना सोने का पानी चढ़ा दिया या कुछ इस तरीके का ना। गोल्ड की प्लेटिंग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं प्रोसेस को नाम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हम प्लेटिंग कर देते हैं किसी और मेटल की। तो इसी तरीके से इसमें गैल्वेनाइजेशन का कंसेप्ट आता है, जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्या क्या चीजें याद रखनी है। कोरोजन के अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, उसको प्रिवेंशन करने के 3-4 तरीके कॉमन। एक तरीका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जिस कंसेप्ट को यूज कर रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला कंसेप्ट है, जिसमें बैटरी के द्वारा चार्ज भेजा जा रहा है। ठीक है, जिंक का आयरन के ऊपर चढ़ना, इस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन, सिर्फ जिंक वाली कोटिंग। और इस पूरे प्रोसेस का, चाहे वो गोल्ड के लिए हो, चाहे वो सिल्वर के लिए हो, चाहे किसी और के लिए हो, उसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये अलग अलग चीजें हैं तीनों, ये याद रखनी है, पता होना चाहिए। क्लियर है या नहीं? जल्दी यस सर। क्लियर है सर। हेलो, चलिए ठीक है। नाउ क्लियर, ये तो डन। इसके बाद हम बात कर रहे थे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लिख लिया आपने, मिटा दूं मैं इसको। यस सर। नाउ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी की हमने बात की, तो रेंसिडिटी भी आपको पता है मॉइस्चर या एयर की वजह से ही होती है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब खराब होना ही है, जो ये फूड फूड में होती है ना, फूड वगैरह। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, फॉल स्मेल आती है, खराब स्मेल आने लगेगी, बदबू आएगी, और आप अगर देखेंगे तो मतलब टेस्ट भी बिटर हो जाएगा, खराब हो जाएगा और अजीब हो जाएगा। तो ये सब इसके वो होते हैं। तो रेंसिडिटी में बचाने का सीधा सीधा तरीका है कि इसको भी आप मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट से बचाएं। तो एक तो आपने देखा होगा यूज ऑफ नाइट्रोजन, सब लोगों ने कॉमनली पढ़ा होगा। जो हमारे पैक्स होते हैं ना, पैकेजेस जो भी होते हैं, उन सब में नाइट्रोजन का यूज करते हैं। या दूध वगैरह जो आता है टेट्रा पैक में, तो वो 1 डे बिफोर ही पैक होके भेजा जाता है। तो या तो टाइमली पैकिंग हो, मतलब टाइमली पैक हो, या नाइट्रोजन वगैरह का यूज हो, ताकि वो जो लेज वेज के पैकेट होते हैं ना, उसमें हवा होती है, वो नाइट्रोजन ही होती है, वो इन सबको प्रोटेक्ट होने से बचाता है। तो ये भी पूछते हैं, एक तो नाइट्रोजन वाला कंसेप्ट पूछ लेते हैं, रेंसिडिटी में कैसा टेस्ट या कैसा स्मेल वगैरह रहता है वो पूछ लेते हैं, है ना। इसका सीधा सीधा मतलब फफूंदी है, जो आप फफूंदी बोलते हैं कि फफूंदी लग गई, व्हाइट व्हाइट लेयर चढ़ जाती है, जैसे आपका ब्रेड है, तो ब्रेड के ऊपर ऐसे 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 लेयर्स चढ़ जाएगी, वो जो है वो खराब है। ठीक है, तो बस यही था रेंसिडिटी। इसके प्रिवेंशन के कॉमन तरीके हैं, नाइट्रोजन यूज कर लो, ऐसे कर लो, बस इससे अलग इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं। ठीक है, कदम इसमें तो मेटल नॉन मेटल्स में तो यही था कंप्लीट। अब इसमें आपको कुछ ना समझ आए हो, कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। पूछ लीजिए।
एनीवन एल्स? अरे फफूदी मतलब वही है ना, मतलब सड़ जाना खाना। हाँ वही वही वही, कोई नई चीज नहीं है, वही सड़ जाना ही है। हाँ ठीक है। सर क्वेश्चन कैसे आएगा इस वाले टॉपिक में? क्या कह रहे हो अंशिका? सर जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड? इसमें देखो ज्यादा वैसा कोई क्वेश्चन तो बनता नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछ सकता है कि बस की रेंसिडिटी क्या होती है एक, तो ये आप बता सकते हो कि रिएक्शन विद एयर और मॉइस्चर, ठीक है। या जो हम गैस कौन सी यूज करते हैं पैकेजेस में, तो वो नाइट्रोजन, या वो गैस क्यों यूज करते हैं, तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेंसिडिटी, बस। और इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा चीजें इसमें हैं तो उसको आप इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। ओके सर। चलिए नाउ कुछ अगला यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। तो पता नहीं अब ये कौन सी यूनिट है, थर्ड है, फोर्थ है, सेकंड है, मुझे भी नहीं पता। जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। नाउ अब देखो, आप सबको पता है कि कुछ भी काम हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही रही है, पर उस सब के साथ वो फिजिकल एक्टिविटी भी है, पर वो एक केमिकल रिएक्शन भी है। जैसे हमने अभी रस्टिंग ऑफ आयरन की बात की, बेशक आयरन का जंग लगने का सीधा सीधा मतलब क्या है, Fe2O3, कि भाई ये हो क्या रहा है, ये जंग लग गई, खराब हो गया, है ना। अभी हमने मैग्नीशियम की बात की, तो मैग्नीशियम का खराब होना क्या है, बेसिकली वो एक रिएक्शन है। हमारी बॉडी के अंदर खाना पच गया ग्लूकोज के साथ, ठीक है, तो हमारी बॉडी में, एक सेकेंड सॉरी मैंने उल्टा रिएक्शन लिखा, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर खाना पच गया, ये निकल गए, डाइजेशन ऑफ बॉडी हो गया, ठीक। तो कहने का मतलब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारे नीचे में पंखा चल रहा है, तो फिजिकल तो है ही है, बट कहीं ना कहीं एक केमिकल एक्टिविटी वहां हो रही है। और जब कोई केमिकल एक्टिविटी होती है तो उसमें उस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रिएक्शन वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि जो केमिकल एक्टिविटी है, वो केमिकल एक्टिविटी बेसिकली एक रिएक्शन, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारा काम करना है, फोन दे दे। माइक ऑफ करो माइक, ठीक है। तो बेसिकली जो केमिकल एक्टिविटी है वो एक रिएक्शन है, ठीक है। और उस रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं आप, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि उसको कैसे लिखना है, वो इक्वेशन है। तो केमिकल एक्टिविटी को रिएक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको लिखना इक्वेशन कहलाती है। ये जो पूरी है ये एक इक्वेशन है, ये जो हमने ऐसी लिखी ना C6H12O2 वाली, ये क्या है, ये इक्वेशन है। इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो रिएक्शन, तो इसके अंदर प्रोसेस हो रहा है वो रिएक्शन है, और जो इधर दोनों मिल रहे हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब जिनसे रिएक्शन हो रही है, और ये जो इधर वाले हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स, कि एक रिएक्शन होगी, ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो ये प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा। तो रिएक्शन का काम क्या है, रिएक्टेंट्स को मिला करके एक प्रोडक्ट बना देना, एक प्रोडक्ट डेवलप देना, तो ये रिएक्शन है बेसिकली। क्लियर है? बोलिए। यस सर। गुड, ठीक है। तो अब हमें यही पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या हैं, ठीक है, उनको बैलेंस कैसे करना है। हालांकि ये मैं मान के चलता हूं कि आपको बैलेंस करना तो इक्वेशंस को आता ही होगा सबको, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम इस पे खर्च नहीं करूंगा कि बैलेंस कैसे करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो इधर वाले कोफिशिएंट्स होते हैं, इनके कोफिशिएंट होते हैं C6H6 वाले, ये कोफिशिएंट्स को आपको कोफिशिएंट्स ऑफ LHS यानी कि रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स को
आपको RHS यानी कि प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स के बराबर बिठाना होता है, तो वो रिएक्शन बैलेंस होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज हम कहते हैं यहाँ ये वाली रिएक्शन है, जैसे इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन 1 ही है, तो यहाँ पे क्या करूं मैं 6 से गुणा कर दूं तो 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ 6 से गुणा करी तो वो 6 दूनी 12 हो गई। अब यहाँ ऑक्सीजन 6 ही है, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ 6 कर दो, 6 और दूनी 12 हो गई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हो गया 6 दूनी 12, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 6 और 6 12, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ 2 से कर दो, नहीं बात नहीं, ये नहीं करना, यहाँ नहीं करना, कार्बन 6 ठीक है, हाइड्रोजन 12 ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन 12 हो रहा है, और यहाँ 1 हो रहा है, तो यहाँ पे वाला जो ऑक्सीजन है ना 6 है, इस वाले को थोड़ा कम कर दो, यहाँ 2 है, यहाँ 6 से कर दो, ये 12 हो गया, 6 तो नहीं 1/2 से कर दो। इस तरीके से कुछ भी ये बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन Fe2O3, तो यहाँ फेरस 2 है, तो यहाँ 2 से लिख दो, Mg2O3, यहाँ पे 2 Mg है तो 2 Mg कर दो। तो कहने का मतलब आपको करना क्या है कि LHS के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको RHS के कोफिशिएंट्स के बराबर बिठाना है, ये बैलेंस है, ठीक है। तो हम आगे अभी मैं जो भी रिएक्शन लिखूं आपको मान के चलना है वो बैलेंस है, और अगर नहीं मैंने की तो आप उसको करना आराम से, ठीक है। हटा दें इसे। यस सर। तो आइए सबसे पहली रिएक्शन से शुरू करते हैं, पहली रिएक्शन क्या है और उसके बाद तो हमारे को इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन इसमें 2 तरीके का आएगा आपको। एक तो ये कि आपको कोई भी रिएक्शन का नाम दे देगा और कहेगा ये पहचानो कौन सी रिएक्शन है, या ये कहेगा कि इस रिएक्शन में क्या होता है, या कंप्लीट द रिएक्शन, आपको आधी कोई रिएक्शन दी होगी और वो कहेगा कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन इन्होंने दी है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन को हम बेसिकली एडिशन भी कह सकते हैं, कि जहां पे 2 प्रोडक्ट्स है ना, कहने का मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, यानी कि 2 रिएक्टेंट्स या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिले और एक प्रोडक्ट बना दे, 1 प्रोडक्ट बना दे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, है ना। जैसे हमें पता है H2 मिलता है, O2 मिलता है, और हमारा पानी बन जाता है, H2 बन गया, ठीक है। बैलेंस करनी थी, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ लगा, ठीक है। तो ऐसे बैलेंस हो जाएगी, क्लियर। तो कॉम्बिनेशन है इस तरीके से। एक और यहाँ पे हम अगर बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो मैंने कहा जैसे CaO है हमारे पास, तो इसको पानी के साथ रिएक्ट करो H2O के साथ, तो क्या बनेगा, CO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया हमारे पास, ठीक है, स्लेक लाइन। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सीधा सीधा मतलब क्या है बताओ, कि 2 को मिला के, 2 रिएक्टेंट या 2 प्रोडक्ट्स को मिला के एक बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको नाम भी इनके पता होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आई गेस पता होंगे काफी लोगों को, अगर नहीं पता है तो बस पता कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दो, COH2 को, तो ये एक शाइनी मटेरियल बनाएगा। कैसा बनाएगा, शाइनी मटेरियल। तो जो हम पेंटिंग्स में यूज करते हैं, बेसिकली जब आप वॉल पेंट करते हो तो वॉल पेंट्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, इस शाइनिंग मटेरियल, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक इन्होंने यहाँ एग्जांपल दिया है, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोई कोयले को जलाते हैं, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि C2 है, C2O2 को जलाओ, CO2 बन जाएगा, ठीक है। और इसमें प्लस क्या मिलती है, हीट भी मिलती है हमें, लाइट भी मिलती है ना, और CO2 भी निकलता है, ये भी। अच्छा, इसको आप ना एक नाम और देते होंगे, दैट इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन पता है आपको, कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं कुछ और कुछ कंबशन रिएक्शन करते हैं। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या क्या होते हैं बताया कोई?
बोले। तो कंबस्टिबल या कंबशन रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन विद ऑक्सीजन बोलते हैं हम उसे, जिसमें कोई चीज जलती है, बर्निंग जो होती है वो कंबशन होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये C2 जो है हाफ ऑक्सीजन आधी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जले तो CO बनाती है, जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा ज्यादा डेंजरस है, बताओ कौन सा। सर कार्बन डाइऑक्साइड। और कोई? सर कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। रीजन क्या है? तो बिल्कुल ठीक, CO जो है वो ज्यादा डेंजरस है, इज मच मोर डेंजरस। ठीक है, अगर हम बात करें तो देन CO, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो आप कहते हैं ना धुएं में दम घुटने से मौत हो गई या कुछ इस तरीके से जो चीजें आप पढ़ते हैं कि कोई भी बहुत ज्यादा कहीं गया और उसको जैसे धुआं था, तो जो दम घुटने वाली जो मौतें होती हैं, दम घुटना, तो वो बेसिकली धुआं जो जहाँ होता है ज्यादा, तो जहाँ ब्लैक धुआं होगा ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा काला धुआं होता है ब्लैक, तो वहां पे कहते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वहाँ मोनोऑक्साइड बन रहा होता है क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है। तो ब्लैक जो रहता है वहां पे दम घुट जाता है आदमी का। उसका कारण ये होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन जो होता है उसके साथ रिएक्ट करके एक अलग ही सब्सटेंस बना देता है, जो आपकी बॉडी के खून को एक तरीके से जमा दे रहा है। तो इससे आपका दम घुट जाता है, मौत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड डेंजरस दोनों ही अपने अपने लेवल पे। डाइऑक्साइड भी ज्यादा लोगों को नुकसान करेगी क्योंकि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हमारी बॉडी को। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड के हिसाब से देखा जाए तो मोनोऑक्साइड इज मच मोर डेंजरस, बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अभी देखिए हमने यहाँ पे एक बात की कि जो हमारे पास जब हमने कोयले को जलाया तो CO2 भी निकली, साथ में यहाँ हीट निकली। ठीक है, तो हीट निकलना भी हमारी एक रिएक्शंस की कैटेगरी में आ जाता है। तो आपने दो तरीके की रिएक्शन पढ़ी होंगी, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। पढ़ी है सबने? यस सर। यस सर। एक्सो माने एग्जिट, यानी कि जिसमें हीट निकले, हीट इवॉल्व हो, हीट बाहर आए, हीट एग्जिट हो जिसमें, और जिसमें हीट यूज हो, है ना, हीट यूज्ड हो जिसके अंदर, वो एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कौन कौन सी रिएक्शंस हो। ठीक है, तो मैं एक आध एग्जांपल यहाँ दे सकता हूँ, जैसे यहाँ है मेरे पास, तो मैं ये मिटा देता हूँ पहले। तो इतना नोट कर लिया आप सबने, कर लो फिर हम आगे चलेंगे। हो गया, बताइए। सर हो गया। ठीक है, नाउ तो मैं आपको एक्सो और एंडो बता रहा था, तो एक एग्जांपल हम एक्सोथर्मिक का ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक में जैसे आपने बताया कोई भी हाइड्रोकार्बन है अगर, और उसको रिएक्शन आप उससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, वो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से, या उसको जलाते हैं, तो CO2 और पानी दो चीजें निकलेंगी उसमें। तो जहाँ CO2 निकल रहा है इसका मतलब उसके साथ यहाँ हीट तो है ही है। CO2 का मतलब अपने आप में एक हीट है, ये ध्यान रखें। CO2 निकल रहा है यानी हीट निकल रही है। और जब हम एंडोथर्मिक की बात करेंगे कि एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में आपको हीट एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है अगर हमारे पास, और उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं NH4Cl से, तो यहाँ हमें हीट देनी पड़ेगी इसको, और जब हम हीट देंगे तो हम इसे PaCl2 प्लस NH4 को ट्वाइस में तोड़ देंगे, OH में तोड़। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर लीजिए। देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड Pa है, यहाँ PaCl2 है, तो यहाँ Cl, यहाँ NH, तो यहाँ पे 2 से कर दो, और ये दो बेरियस, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ एक हो गया हाइड्रोक्साइड, NH4Cl भी बैलेंस है, Cl2 हो गया यहाँ पे, तो ये वाली रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई।
इसी तरीके से ऊपर वाली को करना हो तो उसको भी कर सकते हो। यहाँ पे देख लो 2 है हमारे पास, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन या 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 कर दो, C1 ऑक्सीजन 2 ठीक है, ये सही है। ठीक है, तो एंडो एक्सो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी पूछते हैं। क्लियर है ये? नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे अभी हमने बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली एडिशन रिएक्शन थी और कुछ नहीं था। यहाँ पे आपके 2 प्रोडक्ट्स जुड़ के क्या बना रहे थे, एक मतलब 2 रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे थे। अब डिकम्पोजिशन में हम उल्टा कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन का सीधा सीधा मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन का सीधा सीधा मतलब है टूटना, तोड़ देना। किसी चीज को आप तोड़ दे रहे हो तो वो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ डिकम्पोजिशन का, कि आपके पास एक रिएक्टेंट ए है और उसको आप क्या करो, हीट करके या कैसे भी उसको 2 प्रोडक्ट्स में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो दिस इज द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का सीधा सीधा मतलब है ये तोड़ देना, है ना। और हमें पता है जब हम इसको हीट के साथ तोड़ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? थर्मल, जब आप इसको हीट दे के तोड़। ठीक है, क्योंकि गर्मी से कोई चीज ना टूट सकती है आसानी से। ठीक, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है हमारे पास कि फेरस सल्फेट है, मानो FeSO4 है, और उसको आप हीट करिए तो वो जो है Fe जो है आपका, ठीक है, तो उसको अगर आप हीट करेंगे तो Fe2O3 में टूट जाएगा और प्लस SO2 अलग निकाल। ठीक है, तो ये ऐसे एक रिएक्शन बन सकती है फेरस सल्फेट के साथ। ठीक है, एक रिएक्शन और है कि मानिए कैल्शियम कार्बोनेट है अगर आपके पास CaCO3 और उसको आप तो हीट करते हैं तो CO और CO2 अलग बना देगा। ठीक है, तो इन सब जगह हीट हो रहा है, ये भी हीट है, यहाँ भी हीट है। ठीक है, तो ये हीट है। ठीक, तो ये भी डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल इसमें एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन ये होगी। ठीक है, सेकंड इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉरी मैंने इलेक्ट्रिक ही लिख दिया है, इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक बेसिकली क्या है, ये वही जो हमने भी पीछे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, वही चीज है। ठीक है, इसमें आप करते कुछ नहीं है कि इसमें पानी में पानी में आयंस तोड़ देते हैं। ठीक है, ये मानिए पानी है हमारे पास, ठीक है, ये मीटिंग 10 मिनट में ओवर होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास अगली बार करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने करना कुछ नहीं था, इसके अंदर आपने 2 ऐसे इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, एक इलेक्ट्रोड और डाल दिया। ठीक है, और उसके अंदर आपने ऐसे यहाँ पे सप्लाई लगा दी, बैटरी लगा दी, 6 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी है। जब ये हीट होंगे, गर्म होंगे, तो पानी के जो आयन है, मानो H2O है, तो इसका H आयन अलग हो जाएगा हमारा। ठीक है, और हमारा जो ये ऑक्सीजन का आयन है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, या ये आप कह लो कि H2O जो है हीट होके गर्म पानी जो बनेगा तो उसमें H2 अलग O2 अलग ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही जब मानो अगर यही पानी आप किसकी जगह ले लो, NaCl का ले लो, नमक का पानी ले लो, और जब उसमें आप अगर ये खोलेंगे तो Na अलग हो जाएगा, Cl आयन अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है कि जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करें। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रो माने होता है इलेक्ट्रॉन और लाइसिस माने तोड़ना। इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ना ही इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो आप NaCl के इलेक्ट्रॉन तोड़ दीजिए तो ये इसका हो गया सोडियम लाइसिस हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन, ये जो पानी वाला जो हमारा लाइसिस होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है पानी के हाइड्रोजन को तोड़ देना, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ देना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जनरल प्रोसेस का नाम है। जनरल प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को करंट डाल के तोड़ दिया जाता है, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं जैसे NaCl। और यही जब हाइड्रोजन के केस में या पानी के केस में आता है
तो उसका नाम बन जाता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो माने पानी, लाइसिस माने तोड़ना, उसको तोड़ दें। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। गुड। तो इसकी और भी यहाँ पे वो दी हुई है रिएक्शंस वगैरह, तो आप अपनी बुक से अगर और देख लेना, क्योंकि मैं काफी सारी लिखूंगा तो टाइम लगेगा। जो भी रिएक्शंस है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर है? तो यस सर। तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ अभी। तो फिर जो हमारे पास थर्ड आती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट सीधी सीधी सबको पता है कि क्या होती है ना। और डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब भी हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू किसी भी पॉइंट से डिस्प्लेस हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है कि मानिए जैसे ये x पहले a के साथ था, y यहाँ b के साथ था, तो बल्कि y तो अभी वो डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जब हम देखेंगे। तो पहले हम x और a के ही साथ देख रहे हैं। तो जब हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, तो हुआ क्या, x जो है वो b के साथ आ गया और a अकेला हो गया। तो ये डिस्प्लेस हो गया, यानी कि क्या किया, ये a जो है, a ने मतलब a जो है a के साथ x था, ये x जो है डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया b के पास। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, और इसी तरीके से एक होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि जहां पर दो डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये लगभग सेम कंसेप्ट पे काम करते हैं कि x के साथ a है, y के साथ यहाँ b था, और ये डिस्प्लेस हुआ, x के साथ यहाँ पे b आ गया और y के साथ यहाँ a आ गया। ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाँ बोलिए। कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, सुनिए। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हम आयरन है और आयरन को हम कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट कराएं, तो आप यहाँ देखिए FeSO4 बन जाएगा ये, और कॉपर अलग हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए बेसिकली होता क्यों है, तो देखो आपने जब वहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पढ़ा था, हमने जब मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पढ़ाया था, तो उसमें आपने देखा सोडियम था और उसके बाद ऐसे करके रिएक्टिविटी घटती जा रही थी, लास्ट में हमारे पास गोल्ड था। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो जिसकी हाई रिएक्टिविटी होती है ना, वो लेस रिएक्टिविटी वाले को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। मतलब हाई वाला क्या करेगा, लेस वाले को डिस्प्लेस कर देगा, लेस वाला खत्म कर देगा, हाई वाला आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट काम करता है। तो यहाँ देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कि फेरस है, फेरस आप यहाँ पे सॉलिड आयरन है, ठीक है, और उसको कॉपर सल्फेट के साथ आपने रिएक्ट करा दी, तो जैसे ही कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ एक्वस के, तो उसने फेरस सल्फेट बना दिया, कॉपर अलग हटा दिया। ठीक है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट थी। इस तरीके से ZnSO4 भी है। ठीक है, जिंक की भी हम देखते हैं, जिंक भी CuSO4 के साथ अगर रिएक्ट करेगा सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कहते हो लेड है, लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ अगर आप कराते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड से, तो वो भी PbCl2 बनाएगा, क्यूप्रिक को अलग कर देगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे ZnSO4 बनाएगा, कॉपर को अलग कर देगा। तो बेचारा कॉपर हर जगह यहाँ अलग होता रहता है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अलग अलग, ये सब क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट है जिसमें एक ही वो हट रहा है। और डबल डिस्प्लेसमेंट की जब आप बात करेंगे तो उसमें दो हटेंगे, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं कि Na2SO4 है हमारे पास, और इसको बेरियम क्लोराइड से आपने अगर रिएक्ट कराया, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BaSO4 प्लस 2NaC। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा, ठीक, ये सब एक्वस रहेंगे। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ठीक है, ये भी एक्वस रहेगा, ये भी एक्वस रहेगा। ठीक, तो बेसिकली ये हमारी पूरी क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने क्या किया, ये SO4 देखो, Na2 यहाँ ये था, ये SO4 तो हटके यहाँ आ गया, ठीक है, और ये Cl2 हटके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया सोडियम। ठीक, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें दो हमारी डिस्प्लेसमेंट कैसी हो, दो। ठीक है, तो इस रिएक्शन में ये जो BaSO4 बचता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और ये सॉलिड बचता है ना, थोड़ा व्हाइट बनेगा, हरा, सॉरी व्हाइट। ठीक, तो ये एक हमारा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्लियर हुआ ये, बोलिए। यस यस सर। सर। तो अभी इतना ही है, आज हम इतना ही रखेंगे।
इसके बाद बाकी कुछ 1-2 रिएक्शंस और हैं वो करेंगे, और फिर अभी एक क्लास और है उसमें हमारी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी पूरी, फिर हम बायो पे चलेंगे और लगभग एग्जाम से काफी पहले हम खत्म कर देंगे, इसलिए कोई दिक्कत लेनी नहीं। बस अब आप लोग रिवाइज करते रहे, आपका काम इतना ही है घर पे, क्योंकि काफी चैप्टर्स हम कर चुके हैं फिजिक्स में भी, इसमें भी, तो कुछ भी छूटे ना, ठीक है, इस बात का ध्यान, ठीक है। ओके सर। ओके चलिए, थैंक यू। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, डाउट्स, क्वेश्चंस। हालांकि आप डाउट्स पूछते नहीं है, मुझे लगता है, पता नहीं आप घर पे पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते, बताइए, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है? ज्यादा अच्छा मैं पढ़ा हूँ, सब समझ आ रहा हूँ, या कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बता दो जैसा। दो ही केस में डाउट नहीं होता। चलिए ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ आपको सब समझ आ रहा है, थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं।